अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हेल्थ लाइफ सेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान इस्लाम और फामिगो की तरफ से मैं आपको आज के सेशन में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और उसकी पेचीदगियों पर और इसके लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर अदनान कानपुर वाला साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अदनान बेसिकली अहद हेल्थ केयर और बाटवानी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी एंड डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की हैसियत से अपने फ़राइज़ निभा रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे कि हम डायबिटीज़ पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और इससे किस तरह आम इंसान बच सकता है। तो डॉक्टर साहब फॉर्मली हम इस सेशन का आगाज़ करेंगे और आपका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने शेड्यूल में से टाइम स्पेयर किया। इट्स माई प्लेजर और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक सेशन कर सकें और डायबिटीज़ के हवाले से लोगों में मज़ीद इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। थैंक यू वेरी मच सर। सर पहला क्वेश्चन जिस पे हम बात करेंगे कि दुनिया भर में हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो अगर दुनिया भर के अलावा पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस या फैलाव कितना है, कुछ आप शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। अच्छा, डायबिटीज़ का अगर हम देखें आज से 3-4 साल पहले तक तो जो ओवरऑल डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस थी पाकिस्तान में वो 7 to 8% के अराउंड थी। और उस सिलसिले में ये था कि जो भी डेटा था हमारे पास अपना लोकल डेटा बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो था अक्सर कभी 8 कभी 7 पोजीशन पर होता था दुनिया में प्रिवेलेंस के लिहाज से। और अभी पिछले 2 सालों में कुछ हमारा अपना डेटा कलेक्ट हुआ, कुछ अपनी स्टडीज़ पाकिस्तान में हुई हैं, एक पंजाब में एक सिंध में, और उस अच्छा खासा बड़ा डेटा कलेक्ट किया गया और उसके मुताबिक जो एक नई प्रिवेलेंस पाकिस्तान में डायबिटीज़ की नज़र आई है उस डेटा के मुताबिक वो अराउंड 20 to 25%, जिसमें वो अनडायग्नोज भी हैं, डायग्नोज भी हैं, प्री डायबिटिक भी हैं। इसका मतलब है कि 25% अगर हम कहते हैं 20 to 25% प्री डायबिटिक मिला के और तमाम, इसका मतलब है कि हर चौथे बंदे को या तो डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक है या अनडायग्नोज जो चल रहा है। तो इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ हमारे यहाँ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जी अचानक 2 सालों में डायबिटीज़ बढ़ गई है, बल्कि उससे पहले क्योंकि हमारे पास अपना लोकल डेटा मौजूद नहीं था तो इसलिए हमें एक्चुअल पिक्चर का नहीं पता था। अब क्योंकि अपना एक्चुअल डेटा हमारे पास आया है तो हमें पता चला है कि अच्छा जी हमारा डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा है और लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। बिल्कुल पता नहीं है। वेरी वैलिड। तो सर मतलब अगर आपने बात की कि हर 4 में से एक बंदा डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, तो इट मीन्स कि ये ह्यूज नंबर है जिसको हमें कंट्रोल करना है। तो सर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है? देखिए, डायबिटिक अगर हम स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, जो कि जैसे हमें मालूम है टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 1 उमूमन बच्चों में ज़्यादा होती है और ये ऑटो इम्यूनिटी की वजह जो है मेन ज़्यादा होती है। टाइप 2 जो एडल्ट में ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ टाइप 2 ही ज़्यादा कॉमन है। तो ये उमूमन जेनेटिक्स बेसिस पे इनहेरिटेड होकर आ रही होती है। अगर फैमिली में किसी को भी है तो बहुत चांसेस है कि वो जीन आप में भी आई होगी। अब फैमिली से मतलब है कि जी वालदैन, ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी, किसी में से भी फैमिली में। ज़रूरी नहीं कि उनको आपके पेरेंट्स को भी शुगर हुई हो तो आप कहने लगे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी किसी को शुगर है या रही है, या भाई बहनों में किसी को शुगर रही है, तो बहुत मुमकिन है कि जी वो जीन्स आप में भी है। ठीक है। तो इसका मतलब है यू आर एट अ रिस्क टू डेवलप डायबिटीज। आपको डायबिटीज़ हो सकती है क्योंकि आपके पीछे फैमिली में चल रही है। अब होना ना होना वो इस पर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर से मतलब है कि जी आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। सही है। आप ज़्यादा बैठ के काम करते हैं या हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल है। दूसरी चीज़ ये कि आपका खाना पीना कैसा है, स्ट्रेस कैसा लेते हैं, वज़न ज़्यादा तो नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं क्योंकि जो आपकी जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि जी अगर मेरे फैमिली में एक डायबिटीज़ चल रही है, किसी को भी हुई है, तो उसका मतलब है कि वो जीन्स ट्रांसफ़र होकर मेरे तक पहुँची है, मेरे भाइयों बहनों तक भी पहुँची होंगी। अब किसी में वो एक्टिवेट होंगी, किसी में नहीं होंगी। सही। एक्टिवेट होने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर ट्रिगर का काम करता है। ठीक है। तो कोई अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, वज़न ज़्यादा है, तो उसमें वो जल्दी डायबिटीज़ नमूदार हो जाती है, कुछ में लेट होती है। तो हम जीन्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो चलती आ रही है। हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि उनको हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में है। अंडरस्टूड। मतलब हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि मोटापा ना हो और क्या नाम है फिज़िकली एक्टिव रहें हम। बिल्कुल। अंडरस्टूड सर।
सर एक नॉर्मल इंसान के लिए डायबिटिक पेशेंट तो ऑब्वियसली चेक कर ही रहा होता है, एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपनी शुगर को टेस्ट करवाता रहे? अगर ऐसा है कि उसको टेस्ट करवाना चाहिए तो किस फ्रीक्वेंसी से या कब ज़रूरत उसको पड़ती है कि वो टेस्ट करवाए? देखिए, अगर आप हाई रिस्क पर हैं, जी, ठीक है ना, तब ये बेहतर है कि फिर वो थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करवाएं। हाई रिस्क से क्या मतलब है कि जैसे हम पाकिस्तान में हमने कहा कि जी शरह बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़। जी, तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को डायबिटीज़ है, वालिदैन भाई बहनों में, नाना नानी में, तो आप हाई रिस्क पर हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप हाई रिस्क पर हैं। सही, अगर आपकी एज 45 प्लस पर है तो अगेन आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं तो आप रिस्क पर हैं। तो फिर ऐसे लोग जो रिस्क पर ज़्यादा होते हैं, या अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, तो वो भी है कि जी एक मेटाबॉलिक इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है। या अगर फीमेल है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ किसी को है तो सही। वो भी है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जी थोड़ा सा हर 2-3 महीने में एक दफ़ा अपना शुगर टेस्ट करवा लिया करें। या हम कहते हैं कि जी अगर आप कभी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक जाएँ, क्योंकि घरों पे तो मशीन हर एक के नहीं होती ना, बिल्कुल ऐसे ही। स्पेशली जो हेल्दी लोग होते हैं ना, हम कहते हैं कि आप कभी भी क्लिनिक जाएँ अपने किसी अजीज़ को भी लेकर भी दिखाने के लिए, नॉर्मली किसी बच्चे को दिखाने लिया जाए, तो वहाँ जाकर अपना शुगर टेस्ट ज़रूर करवा लें, सही, रैंडमली करवा लें। अगर वो नॉर्मल आता है तो अगेन यू आर फ्री के ठीक है, 3 से 6 महीने में दोबारा एक दफ़ा चेक करवा लूँगा। रिविजिट ठीक है, अगर वो नॉर्मल से ज़रा भी हटता है तो फिर अपने मौलिद से मशवरा करके उसको देखें कि जी अगर ये नॉर्मल नहीं आया था तो उसकी क्या वजह है। बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टूड सर। सर आपने टेस्ट की बात की, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनकी बेसिस पर बर वक्त डायबिटीज़ का पता चल सकता है? आप हमारे प्लीज़ नाज़रीन जी शेयर लेकिन कीजिए। अगर हम हेल्दी लोगों की बात करते हैं जिन्हें सिर्फ ये डर है कि जी वो रिस्क पर है और उन्हें ये चेक करते रहना है कि हमें डायबिटीज़ तो नहीं है, तो हम कहते हैं कि जी आप रैंडम या फास्टिंग जो भी आपको ज़्यादा सहूलत हो, आप वो हर 3-4 महीने में एक दफ़ा चेक करवा लें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, घर पर स्ट्रिप है तो घर पे चेक कर सकते हैं, अंडरस्टूड। नहीं है तो करीबी क्लिनिक पे जाके हर जगह हो सकता है। रैंडम हम कहते हैं जी खाने के 2 घंटे बाद कभी भी आप करवा लें। सही है, ठीक है, फास्टिंग हम कहते हैं जी निहार मुँह करवा लें। बिल्कुल ठीक है। अगर वो नॉर्मल लिमिट्स के अंदर आ रही है, यानी निहार मुँह अगर 100 से कम आ रही है और रैंडम आपकी 140 के अंदर आ रही है खाने के बाद, तो उसका मतलब है कि आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल नॉर्मल है, तो फिर आप बस हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ रहें, क्योंकि अगर आप रिस्क पर हैं तो रिस्क पर ना भी हो तो हेल्दी लाइफस्टाइल तो हर एक का होना ही बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही है, ज़रूरी तो है। ताकि उन चीज़ों से बचा जा सके। बिल्कुल ठीक है। सर हमने नॉन डायबिटिक पेशेंट की बात की कि उसको 3 महीने तक 3 महीने के अंदर रिपीट कर लेना चाहिए अपना टेस्ट, ताकि वो अवेयर रहे इस जो बात रिस्क से। पर ज़्यादा है। जी बिल्कुल ठीक है। सर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए क्या सजेशन है कि वो दिन में बार बार रिपीट करें टेस्ट अपने फास्टिंग रैंडम, या क्या फ्रीक्वेंसी सजेस्ट की जाती है उन पेशेंट्स की? ये हम कहते हैं वेरी करता है कि जी पेशेंट टू पेशेंट। सही है। कुछ पेशेंट जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है, जी, तो उनको फिर हम कहते हैं कि उन्होंने दिन में एक दफ़ा कई दफ़ा चेक एक दिन में करना पड़ता है। बात होता है हम कहते हैं जी आप दिन में 7 दफ़ा भी चेक करें, ओके, ठीक है, हर खाने से पहले, बाद में, रात को सोते वक्त। सही है। लेकिन जिनकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है, बेहतर होती जाती है, तो उनको फिर हम फ्रीक्वेंसी कम करते जाते हैं। कुछ लोगों को हम कहते हैं दिन में एक ही दफ़ा करें। ठीक है, कुछ की शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल में है, कोई इश्यूज़ नहीं है, तो वहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि जी आप हफ्ते में 2 दफ़ा चेक करें। और अगर इन बिटवीन आपको कहीं भी लगता है कि आपकी तबीयत नासाज हो रही है, तो उस वक्त एक एडिशनल ज़रूर शुगर चेक कर लिया करें। तो वो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है कि उसकी एज क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसका शुगर का स्टेटस क्या है, उसकी शुगर कितनी पुरानी है, कोई और बीमारी तो नहीं है साथ में। सही, अंडरस्टूड। सर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं अगर उनका शुगर कंट्रोल ना हो तो क्या ऐसे नताइज हैं डायबिटीज़ के जिनका उनको पेशेंट्स को सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं कि जी डायबिटीज़ से होने वाली पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशन, सही है, ठीक है ना। इसमें हम कहते हैं दोनों माइक्रोवेस्कुलर या मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है। आम ज़बान में हम कहें कि जी अगर डायबिटीज़ किसी की कंट्रोल में नहीं रहती जी, तो कुछ अर्से बाद उसकी जो पेचीदगियाँ मरीज़ को हो सकती हैं, उसमें उसके गुर्दों का मुतासर होना, आँखों के पर्दे का मुतासर होना, ठीक है, नसों का मुतासर होना, उसका दिल पे असर पड़ सकता है, फालिज के चांसेस बढ़ सकते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। सही है, तहकीक ये साबित करती है कि एक मरीज़ जिसको एक दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका है, दूसरी दफ़ा हार्ट अटैक हम कैसे कहते हैं कि भाई आपको बहुत ध्यान रखना, आपको एक दफ़ा हो चुका है। जी, तो डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने का चांस उतना ही होता है जितना कि एक ऑलरेडी पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हो चुका हो। ओके, मतलब यानी कि नॉन डायबिटिक से बढ़ जाता है?
बिल्कुल नॉन डायबिटिक से डबल चांस होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इतना अहम है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती तो ये सारी पेचीदगियाँ फिर आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जी शुगर को आपने कंट्रोल में रखना है, मैनेज करके रखना है। ओके, अंडरस्टूड। डॉक्टर साहब, डायबिटिक फुट के बारे में बहुत बात की जाती है कि पैरों में ज़ख्म हो जाता है, तो इसके बारे में गाइड कीजिएगा कि डायबिटिक फुट है क्या? देखिए शुगर के जो मरीज़ होते हैं बेसिकली उनके साथ जो इश्यूज़ होते हैं, अगर शुगर ज़रा कंट्रोल में नहीं रहती तो न्यूरोपैथी डेवलप होती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं और खून की रवानी मुतासिर हो रही होती है। इस वजह से उनके पैरों में सनसनाहट महसूस होने लगती है बिल्कुल। और महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है, नमनेस जिसे हम कहते हैं, पैर सुन रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे मौक़ों पे क्या होता है कि जब मरीज़ कहीं चल फिर रहा होता है, कोई पैर पर कोई ठोकर लगती है, उसको दर्द ही महसूस नहीं होता क्योंकि पैर सुन होता है। खून की रवानी अच्छी नहीं होती तो कोई ज़ख़म होता है तो जल्दी बढ़ता नहीं है। बिल्कुल। शुगर कंट्रोल में नहीं होती है तो ज़ख़म और बिगड़ता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें होने लगते हैं। तो पैरों में किसी भी किस्म का ज़ख़म हो जाए शुगर के मरीज़ों में तो उसको हम डायबिटिक फुट कह रहे होते हैं, कोई अल्सर वगैरह हो जाए। और ये तमाम चीज़ें कि सुन्न होना पैरों का, खून की रवानी का मुतासर होना, इस फुट अल्सर को और बढ़ाती हैं। ओके। तो एक दफ़ा जब ज़ख़म हो जाता है तो फिर उसको ठीक करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ओके। जो कि हमारे जैसे मुल्क में हर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता मुश्किल हो है। जाता है। ऑन एन एवरेज हम कहते हैं कि जी एक डायबिटिक फुट के पीछे जो है तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक का खर्चा हो जाता है ओके। एक बंदे का, और 4 से 6 महीने ऑन एन एवरेज लग जाते हैं, लग जाता है तहकीक से उसको। पता चलता है। ओके। तो आप सोचिएगा किसी के पैर में ज़ख़म हो गया, डायबिटीज़ वाले पैर में, जी। उसको हम डायबिटिक फुट कह रहे हैं। अब वो बेचारा जब तक ज़ख़म है उसको पैर को आराम देना है, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो चलेगा ज़ख़म पे रगड़ लगेगी तो ज़ख़म भरेगा नहीं। बिल्कुल। ऑफ लोडिंग बड़ी ज़रूरी होती है। तो हम वो बेचारा जॉब पे नहीं जा पाता, सही। जॉब पे नहीं जा पाता तो बेचारा सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो घर का कैसे खर्चा चलेगा। अच्छा, डायबिटीज़ की दवाइयाँ तो वैसे ही महंगी, फिर एंटीबायोटिक्स जो अक्सर जी। कई कई महीने चलती हैं, अगर खास तौर पर ज़ख़म इन्फेक्शन आपकी हड्डियों तक चला चला जाता है जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो, और फिर बार बार ज़ख़म की सफाई कराना, तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ना, बिल्कुल ठीक कि वो मरीज़ बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि जी ये क्या हो रहा है। और फिर अगर बाज़ औक़ात मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे यहाँ क्योंकि इतनी रिसोर्सेस नहीं है इतनी जी। ज़्यादा, तो बाज़ औक़ात ज़ख़म बिगड़ जाता है तो अक्सर ये भी होता है कि हमें फिर वो हिस्सा पैर का काटना पड़ जाता है, उसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगेन काफ़ी बुरे होते हैं। अंडरस्टूड सर। तो बस वेरी इसमें वेल। हम मरीज़ों को ये कहते हैं कि जी डायबिटीज़ वाला अपने पैर की ऐसे हिफाजत करे जैसे कोई आम बंदा अपने चेहरे की हिफाजत करता है। बिल्कुल। रोज़ाना पैर का मुआयना करें, रोज़ाना पैर को देखें। अगर आपको पैर पे कोई भी ज़ख़म नज़र आता है, कहीं खाल उतरी हुई है, कोई अल्सर है, कोई स्किन आपकी हार्ड हो रही है, कहीं ब्लैकनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेड हो रहा है, सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो फ़ौरन अपने मौलिद से मशवरा करें ताकि वो बर वक्त उसका इलाज शुरू हो सके और मज़ीद ज़ख़म बिगड़ने से बचा सकें। अंडरस्टूड। इट मीन्स कि जो आपने चीज़ें बताई हैं अपने पैर की देखभाल करते हुए इस डायबिटिक फुट की बीमारी से, कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। बिल्कुल। एक तो ये पहली चीज़ है कि होने ना दें, और अगर आपको जैसे ही रोज़ाना मुआयना करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अक्सर ये होता है कि क्योंकि उन मरीज़ों को दर्द नहीं होता, दर्द पेन जो है ना एक अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म रखा है, ये ब्लेसिंग है। बिल्कुल। हमें जैसे ही चोट लगती है, दर्द होता है तो हम उस चीज़ को बचाते हैं कि दोबारा इसको ठोकर ना लगे। नाम लगे, सही है। अब उनको दर्द नहीं हो रहा, चोट लगी उन्हें पता ही नहीं है, अब वो दोबारा चोट पर लगता जा रहा है, फिर वो 2-3 दिन बाद देखते हैं ज़ख़म बिगड़ चुका होता है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए हम मरीज़ को कहते हैं कि आपने रोज़ मुआयना करना है, चाहे आपके पैर पर ज़ख़म है या नहीं है, नहीं है। ताकि अगर जैसे ही कोई ज़ख़म आपको नज़र आता है, आपको ऐसा फ़ील होता है कि जी दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये कुछ हट के है, सही है। ऐसी चीज़ नहीं थी, फ़ौरन आप मौलिज के पास जाएँ ताकि उसका बर वक्त इलाज शुरू हो सके और उसकी मज़ीद पेचीदगियों से बच सके। सीवियरिटी से आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने मुख्तलिफ पेचीदगियों की बात की थी, उसमें आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात की थी, आँखों के पर्दे। इसके हवाले से हमारी नाज़रीन को गाइड कीजिएगा, वो कैसे होती है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। अगेन अगर शुगर कंट्रोल में किसी की ना रहे तो जो डिफरेंट पेचीदगियाँ जो पैदा होती हैं उनमें एक पर्दों का ख़राब होना भी होता है, जैसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आंखें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हों। डायबिटिक रेटिनोपैथी में उमूमन कोई अलामत शुरू में नहीं होती, सही है। ठीक है। अचानक ही अगर शुगर मरीज़ की अनकंट्रोल रहे तो अचानक ही किसी दिन मरीज़ कहते हैं कि जी मुझे नज़र आना कम हो गया है, बंद हो गई, सही है। ठीक है। ये सडन लॉस ऑफ विजन होता है डायबिटिक अच्छा, रेटिनोपैथी अच्छा। में।
कोई आरामत नहीं है, कोई पेन नहीं है, इनिशियली कुछ भी नहीं होता सही है। और सडन लॉस हो जाता है। और एक दफ़ा रेटिना ख़राब हो गया देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो चीज़ बेहतर हो सके। अच्छा, ओके, रिकवर नहीं हो सकता। रिकवर फिर ट्रीटमेंट एज सच कोई हमारे अभी तक रेटिना ट्रांसप्लांटेशन उतनी वो चीज़ें नहीं है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो हो। अब जब कोई अलामात नहीं है तो फिर क्या किया जाए, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम कहते हैं कि जी आपने हर साल डायबिटिक पेशेंट ने अपनी आँखों का मुआयना कराना। सही। हर साल आप जाएं आँखों के डॉक्टर के पास, वो आपके ड्रॉप डाल के आपके पुतलियों को फैला के रेटिना का मुआयना कर लेंगे और आपको बताएंगे कि जी आपका रेटिना सही है या नहीं। सही है। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता कुछ रेटिना में कोई इशू नज़र आ रहा है तो आपको बर वक्त पता चल जाएगा ताकि उसका बर वक्त आप इलाज शुरू कर सकें। बिल्कुल ठीक क्योंकि वो अंदर ही अंदर जब बीमारी चल रही होती है उस वक्त तक कोई सिम्टम्स नहीं आते। जब बीमारी बढ़ जाती है सडन लॉस होता है और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एनुअल चेकअप आँखों का मुआयना रेटिना का बहुत ज़रूरी है हर डायबिटिक पेशेंट। साल में एक मरतबा एटलीस्ट। अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या तर्ज ज़िंदगी की बहुत बात होती है। अब मेरे ख्याल में कुछ हम देख भी रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस भी आना शुरू हो गई है। तो आप बताइएगा कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली की एक डायबिटिक पेशेंट की ज़िंदगी में क्या अहमियत है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। डायबिटिक पेशेंट्स में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में यूँ बताना चाहूँगा कि बहुत अहम सवाल है ये। हम डायबिटीज़ से बहुत घबराते हैं कि डायबिटीज़ बहुत ख़तरनाक बीमारी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इससे इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, लेकिन इट कुड बी अ ब्लेसिंग एज वेल। सही। कैसे ब्लेसिंग होती है कि डायबिटिक पेशेंट को जब पता चलता है कि अच्छा जी मुझे शुगर, अब वो अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अब वो रोज़ाना एक्सरसाइज भी करेगा जी, खाने पीने में भी एहतियात करेगा, ठीक है, जो हेल्दी डाइट होगी उस पर फोकस करेगा, जो कि एक आम बंदा नॉर्मली जिसको कोई बीमारी नहीं होती वो नहीं कर रहा होता। तो जो जिसको डायबिटीज़ नहीं है क्योंकि वो एहतियात नहीं कर रहा, वॉक भी नहीं कर रहा, वज़न भी बढ़ रहा है, खाना पीना जंक फूड भी चल रहा है, तो उसको हार्ट अटैक और इन किस्म की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेता है, उसकी शुगर कंट्रोल में रहती है, डेली एक्सरसाइज भी कर रहा है, डेली बाकी चीज़ें भी देख रहा है, अपना खाना पीना भी उसने बहुत अच्छा रखा हुआ है, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बैलेंस करके चल रहा है। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है उन डायबिटिक पेशेंट्स की जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, अच्छा खाना पीना रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बनिस्बत उनके जिनको डायबिटीज़ नहीं है। तो ये भी देखा गया है। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर डायबिटिक पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करें, एहतियात ना करें, तो फिर यही शुगर जो है आपको बहुत जल्दी जो है बिस्तर पे लेटा देती है। हमारे अक्सर मरीज लोग हमने देखा है क्लिनिक्स पे आते कहते हैं डॉक्टर साहब मौत तो एक दिन आनी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, खा पी के मरो या ना मरो, बड़ा हमारा कॉमन कल्चर है। बिल्कुल। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ठीक है मौत तो बरहक है जिस दिन लिखी हुई है, लेकिन उस दिन तक हम कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं ये बड़ा मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की आपने बात की। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी लेके जाते हैं, बिस्तर पे 10 साल गुजार के मौत के दिन तक पहुँचते हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। तो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रोज़ाना आपने कोशिश करनी है 30 मिनट खाली पेट चलें आप, ठीक है, खाली पेट। हमारा एक ये भी बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है कि जी खाना खाने के बाद चलें, खाने से पहले चलना है, बाद में नहीं चलना। ओके। अगर आप इंसुलिन पर हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके एक्सरसाइज प्लान अपना करेंगे। तो फिर आपको, क्योंकि हर मरीज़ खाली पेट नहीं, जो इंसुलिन पर आएगा वो खाली पेट एक्सरसाइज करेगा, शुगर लो नहीं, तो उनको फिर हम गाइड करते हैं कि जी आपने कितनी क्वांटिटी में क्या लेके एक्सरसाइज करनी है। लेकिन फुल स्टमक तो कभी भी कहीं भी एडवाइजेबल नहीं होता है एक्सरसाइज करें। ओके। और जंक फूड अवॉइड करना होता है आपने, हेल्दी डाइट लें, वेजिटेबल्स इस्तेमाल ज़्यादा करें, एक आध फ्रूट आप रोज़ाना ले सकते हैं, इस गुड। और अपने मौलिक से मशवरा करके डाइट प्लान बना के करें तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक है सर। एक सवाल पूछना चाहूँगा, डाइट की आपने बड़ी अच्छी बात की कि हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल अगर हम अडॉप्ट कर लें तो बहुत अच्छा होगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सर मशरूबात की बात करते हैं, मीठा बंद है, फ्रूट लिमिटेड मकदार में लेने हैं, क्या मशरूबात ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप देखते होंगे, हमने भी देखा है कि डाइट ड्रिंक्स सारी होती हैं तो वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप गाइड कीजिएगा पेशेंट्स को कि किस तरह। बिल्कुल, ये बड़ा कॉमन एक क्वेरी हमारे यहाँ नज़र आती है। देखें डायबिटीज़ में कोई चीज़ मना नहीं होती। सही है, ठीक है ना। एक हमारा मिसकॉन्सेप्ट है कि जी बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज। बिल्कुल ठीक है। हमारे जिस समय डायबिटिक पेशेंट्स में सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है कि जो आप कैलोरीज लेते हैं वो जल्दी से यूटिलाइज नहीं हो पाती। कुछ डाइट खाने ऐसे होते हैं इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं इनमें से कैलोरीज जल्दी
हज़म होकर खून में दाखिल हो जाती है। सही है। तो ये दोनों चीज़ें खतरनाक होती हैं। जल्दी खून में आएगा तो आपकी बॉडी के पास सिस्टम नहीं है कि उसको यूटिलाइज कर सके। ज़्यादा कैलोरीज होंगे तो अभी आपकी बॉडी के पास सिस्टम नहीं है कि उसको यूटिलाइज करें। बिल्कुल ठीक तो आपने बैलेंस डाइट लेके चलें। बैलेंस डाइट लेके चलेंगे तो आप हर चीज़ ले सकते हैं। है। ओके। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात रही जूसेस की, जूसेस में अगेन क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत जल्दी खून में शामिल भी होता है, बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल ब्लड में एकदम बढ़ेगा। सही है। तो इसलिए हम हर तरह के मशरूबात को डायबिटिक पेशेंट में मना करते हैं। आपने कोई भी नहीं लेना, वो एकदम स्पाइक लेकर आएगा जो कि आपके लिए नुकसान भी होता है। तो कोई भी किस्म के चाहिए, फ्रेश फ्रूट जूसेस भी हों वो भी हम मना करते हैं। Okay. हाँ, आपकी शुगर कंट्रोल में डॉक्टर से मुआयना कराएं, वो आपको ज़रूर गाइड करेगा कि आप रोज़ाना 1 से 2 फल कैसे खा सकते हैं। सही। एक सर्टेन क्वांटिटी बिल्कुल अलाउ होती है डायबिटिक पेशेंट का फ्रूट का, लेकिन जूसेस वगैरह कोशिश करें बिल्कुल ना पिए। इवन डाइट कोल्ड ड्रिंक इज़ मोर हार्मफुल दैन नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक। ओके। एक तहकीक हुई थी जिसमें उन्होंने देखा गया कि जी डाइट कोल्ड ड्रिंक हेल्दी लोगों में तहकीक से साबित हुआ, एनिमल स्टडी थी जी। कि जिनको जो डाइट कोल्ड ड्रिंक के वो थे उनमें डायबिटीज़ होने की शरह डबल हो गई जो कि नॉर्मल ड्रिंक्स लेते थे। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने रेट्स पे ये स्टडी करके देखी थी। तो इतना ज़्यादा डाइट में दूसरे केमिकल्स होते हैं जो इतने हार्मफुल होते हैं। बिल्कुल सही। तो कभी वंस इन अ ब्लू मून आप कोई ऐसी चीज़ ले भी लेते हैं, जैसे ईद पे हमारे त्योहारों में बड़ा ही कॉमन है, कहीं गए किसी रिश्तेदारों के आप वहाँ मना नहीं कर सकते, तो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में पी ली। तो इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है। अगर आप कभी ऐसा मौका होता है आपने ले ली वंस इन अ ब्लू मून इज़ फाइन, उसको फिर आप एक्सरसाइज से कवर कर लें, कंज्यूम कर लें। नेक्स्ट अपनी डाइट प्लान से उसको कवर कर लेंगे। ठीक है यार, आज मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो मैं खाने में थोड़ा सा बैलेंस करूँगा ताकि वो एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने हाँ। ले भी लिया है तो आप उसको कंज्यूम कर लें। लेकिन जैसे इसको कि आपने किया। रूटीन नहीं बनाना। बिल्कुल। रूटीन बनाएंगे तो अनहेल्दी है वो, अगेन आगे जाके फिर प्रॉब्लम करेगी। बिल्कुल। वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी है कि मशरूबात वगैरह से, जंक फूड से वो परहेज़ करें। बिल्कुल ठीक है सर। सर, कोई एक मैसेज, कोई नसीहत आप पेशेंट्स को देना चाहें, चाहे वो डायबिटिक हों या नॉन डायबिटिक हों या हाई रिस्क हों फॉर डायबिटीज़, तो आप अपनी तरफ से कोई देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स को मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा कि हमारा बीइंग मुस्लिम ईमान है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। जी। तो अभी तक इसका इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका। तो जब तक दरियाफ़्त नहीं होता हमें डायबिटीज़ को मैनेज करना है। बिल्कुल ठीक अगर हम डायबिटीज़ को अपने मॉलेज के मशवरे से अच्छी तरीके से मैनेज करें, कंट्रोल लेके चलें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, तो हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकते हैं। तो डायबिटीज़ किसी को हो तो उससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन वो रिस्क पर है, फैमिली में जैसे हमारा डायबिटीज़ बड़ी कॉमन है, तो वो भी कोशिश करें कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, क्योंकि आपके जीन्स में अगर मौजूद है तो कहीं ना कहीं बेताब है कि जीन एक्सप्रेस हो जाए और आपको डायबिटीज़ हो जाए। तो आपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, आपने खाना पीना अच्छा रखना है, एक्सरसाइज रखनी है, ताकि उस जीन को आप जितनी देर हो सके सुलाते रहें और आप डायबिटीज़ से दूर रहें। और हर 4-6 महीने में डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्क पर हैं, चलते फिरते अपनी शुगर कभी चेक करवा ली तो वो थोड़ा सा होता है। या दूसरी सूरत में ऐसे लोग जो कि रिस्क पर होते हैं, उन्हें अगर कोई अलामात महसूस होती हैं, जैसे कि यूरिन का ज़्यादा आना, थकन का ज़्यादा लगना, पैरों में दर्द ज़्यादा होना, गले का खुश्क होना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, कमज़ोरी होना, बार बार इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन का जल्दी ठीक नहीं होना, सही है। तो फिर वो लोग भी जाकर अपनी शुगर ज़रूर चेक कराएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शुगर हो गई होना मालूम ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अगर गुजारें, दोनों सूरत में, चाहे डायबिटिक है उन्हें भी गुजारना चाहिए, और जिनको नहीं है डायबिटीज़ से बचने के लिए बेस्ट थिंग इज़ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें ज्वाइन किया। हेल्थ लाइफ की नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, और यकीनन नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।